तो सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ। देश दुनिया की खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सत्याग्रह 70। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर जैसी एक और वारदात। मां बेटे ने मिलकर किया पिता अंजन दास का कत्ल। फ्रिज में रखे शव के टुकड़े। आरोपी ने शव के टुकड़े अलग अलग इलाके में फेंके। क्राइम ब्रांच ने हत्या के आरोपी मां और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। भाजपा ने फिर से किया पोस्टर वार। भाजपा की तरफ से जारी पोस्टर में सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल की लगाई फोटो। पोस्टर पर लिखा, आप सरकार मतलब तिहाड़ में आराम और आनंद। गुजरात के खेरालू विधानसभा इलाके में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। जनता से की वोट की अपील। भाजपा का गढ़ मानी जाती है खेरालू सीट। लगातार 5 बार से खेरालू सीट पर भाजपा का कब्जा। राजस्थान में 1 दिसंबर से भाजपा की जन आक्रोश रैली। 1 दिसंबर को 51 रथों को रवाना करेंगे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 14 तारीख तक रथ गांव-गांव, गली-गली जाएंगे। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब का कोई मददगार होने का शक। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा, हत्या और सबूत मिटाने में किसी ने मदद की। दिल्ली में रफ्तार का कहर। बेकाबू बीएमडब्ल्यू ने साइकिल सवार को कुचला। महिपालपुर फ्लाईओवर पर हादसा। साइकिल सवार की मौत। बीएमडब्ल्यू का ड्राइवर अरेस्ट। बिहार के मोतिहारी में महिला ने अपनी 2 भाइयों पर लगाया प्रेमी की हत्या करने का आरोप। दोनों आरोपी फरार। पुलिस के मुताबिक प्रेमिका से मिलने आए शख्स ने प्रेमिका के भाइयों ने हत्या की। हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरम 8वीं कक्षा में 5 छात्रों ने मिलकर बनाया एलपीजी लीकेज डिटेक्टर। टीचर की मदद से छात्रों ने बनाया डिटेक्टर। एलपीजी लीकेज से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए 8 चीतों में 2 और चीते बड़े बाड़े में पहुंचे। अब तक 5 चीतों को बड़े बाड़े में भेजा गया। 3 चीतों को भी जल्द बड़े बाड़े में भेजने की उम्मीद। कम बुखार होने पर एंटीबायोटिक लेने से करे परहेज। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के निर्देश। कम बुखार या वायरल ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल न करें। केरल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रघुराज शाह के समर्थन में की जनसभा। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। कहा, मैनपुरी में हमेशा बनाया नया इतिहास। नेताजी के आशीर्वाद से मैनपुरी में भी जीतेंगे। लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिले सपा नेता। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में की मुलाकात। राजेंद्र चौधरी बोले, सपा के खिलाफ वोटिंग का बनाया जा रहा दबाव। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती। जेट की जगह वायु श्रेणी सुरक्षा। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में फैसला। शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती किए जाने पर कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा, गृह विभाग सबकी सुरक्षा करता है रिव्यू, ये रूटीन प्रक्रिया। शिवपाल यादव के चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं को नसीहत। मतदान के 1 दिन पहले नेता घरों में न सोए, प्रशासन आपको प्रताड़ित कर सकता है। अखिलेश यादव ने मैनपुरी के शीतला माता मंदिर में किए दर्शन पूजन। पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। मंदिर में सैकड़ों सपा कार्यकर्ता शामिल हुए। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मदन भैया के लिए कई गांव में किया डोर टू डोर कैंपेन। इस दौरान उन्होंने मतदाता पर्ची बांटी। वीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि चुनाव 4 साल की दिशा को तय करेगा। आजम खान ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा, 24 घंटे नहीं बल्कि 24 मिनट के अंदर मेरी मेंबरशिप खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने नए चुनाव का ऐलान कर दिया। रामपुर में आजम खान का इमोशनल कार्ड। अपनी आपबीती सुनाते सुनाते भावुक हुए आजम। चुनाव आयोग और भाजपा सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव लोकसभा सांसद विनोद सोनकर ने आजम खान पर तंज कसा। कहा, इमोशनल कार्ड खेलकर आजम का कुछ नहीं होगा। भाजपा सांसद वरुण गांधी का महंगाई को लेकर हमला। ट्वीट कर लिखा, 1 दशक में आम किराने के दाम लगभग 68%। महंगाई की रफ्तार के आगे धीमी पड़ गई आम आदमी की चाल। गाजीपुर में ओमप्रकाश राजभर ने अनिल राजभर का तंज। कहा, अनिल राजभर अभी राजनीति में बच्चे, अभी और राजनीति सीखने की जरूरत। भाजपा के निकाय चुनाव को लेकर तैयारी तेज। हर वर्ग में 3-3 नाम का पैनल तैयार। पिछड़ी जाति से 3-3 नाम के पैनल की तैयारी। राहुल गांधी की सावरकर और टिप्पणी को लेकर वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। राहुल गांधी ने माफी मांगने की उनसे मांग की गई। गोरखपुर में सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने सभी जोड़ों का आशीर्वाद दिया। प्रमाण पत्र और गिफ्ट भी बांटा। गोरखपुर में चंपा देवी पार्क में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का किया आयोजन। लोक कला और संस्कृति की देखने को झलक मिली। 1000 जोड़ों की शादी के बंधन बंधकर नए जीवन की शुरुआत। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर कार्यक्रम। गोरखपुर के जटाशंकर गुरुद्वारे में सीएम ने किया अरदास। गुरु तेग बहादुर के बलिदान को किया गया। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित कर कहा, गुरु तेग बहादुर जी ने देश की रक्षा की, औरंगजेब के खिलाफ आवाज उठाई। जानवाई परिसर में एसआई सर्वेक्षण पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 2 हफ्ते बाद आएगा हाईकोर्ट का फैसला। पक्षकार 2 हफ्तों में दाखिल कर सकते हैं अर्जी। मदरसों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए केंद्र सरकार की ओर से निर्देश जारी। पिछली बार 8वीं से लेकर 6 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिली थी। गोरखपुर में खुलेगी पहली रीजनल फिल्म सिटी। 100 एकड़ में बनेगी रीजनल फिल्म सिटी। जीडीए ने जिला प्रशासन से मांगी जमीन। गोरखपुर फिल्म सिटी में आवासीय योजनाओं के प्लान। लखनऊ में शंकर जी की मूर्ति के बाद सड़क धंसी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता बंद किया। औरैया में शादी के 10 साल बाद महिला पर धर्मांतरण दबाव बनाने का आरोप। महिला ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाराबंकी में शराबी पति की हैवानियत सामने आई। मामूली कहासुनी के बाद पत्नी की नाक ब्लेड से काटी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। कानपुर में दवा व्यापारी को मिली जान से मारने की धमकी। व्यापारी ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। बदायूं में चूहे को मारकर बुरा फंसा शख्स। पोस्टमार्टम के बाद थाने में दर्ज हुई एफआईआर। 24 नवंबर को पुलिस को मिली थी तहरीर। बरेली में गर्लफ्रेंड से मिलने गए बॉयफ्रेंड की पीट कर हत्या। बीए का छात्र मृतक। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगाया। नोएडा में आंखों में लाल मिर्ची झोंककर रिटायर्ड कर्नल की गाड़ी लूटने वाले गिरफ्तार। पुलिस ने लूट की लग्जरी कार बरामद की।
एटा में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस सक्रिय। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गश्त के लिए सड़क पर उतरी पुलिस की टीम। कानपुर में नाबालिग छात्रा छेड़खानी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। छात्रा की स्कूल और कोचिंग आते जाते समय कसता था पत्तियां। नोएडा में रिटायर्ड कर्नल से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। लुटेरों ने रिटायर्ड कर्नल को हथियार दिखाकर वारदात को दिया था अंजाम। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर पिकअप में कार ने मारी टक्कर, 2 की मौत, 5 लोग जख्मी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में बाइक सवार 2 सिपाहियों को कार ने रौंदा, गंभीर हालत में दोनों सिपाही अस्पताल में भर्ती। रायबरेली में 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हुई। सड़क हादसे में 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। हापुड़ में स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में कई बच्चे घायल। अभिभावकों ने खस्ताहाल बसों को लेकर स्कूल में हंगामा किया। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, कॉलेज का जा रहा छात्र टक्कर लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ। नोएडा में कार चालक ने 3 सगी बहनों को कुचला, हादसे में तीनों बहनों के हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, इलाज के दौरान 1 की मौत। देहरादून में ट्रक के ब्रेक फेल होने से बड़ा हादसा, बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों के साथ राह चलते लोगों को रौंदा, हादसे में 1 की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में अयोध्या रोड पर बस में लगी भयंकर आग, बहराइच जा रही थी बस, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। कानपुर में मिठाई की दुकान में आग लगने का सीसीटीवी सामने आया। एक दुकान में 3 दुकानों में फैली थी आग। शनिवार को हुई थी बाबूपुरवा कोतवाली में घटना। हल्द्वानी में पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर सफाई कर्मचारी, शहर की साफ सफाई के लिए नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय वैकल्पिक व्यवस्था के साथ खुद जुटे। हरिद्वार में एसपी ने 10 चीता बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध पर रोक लगाने के लिए चीता बाइक को हरी झंडी दिखाई गई। हरिद्वार में अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालकर भय का माहौल बनाने वाले युवक गिरफ्तार। देहरादून में आरक्षण को लेकर आंदोलनकारियों में आक्रोश, विधानसभा के बाहर राज्य आंदोलनकारियों ने दिया धरना, मांग पूरी न होने पर प्रदर्शन चेतावनी। देहरादून में कोरोना काल में लगाई गई टैक्सियों का प्रशासन ने अभी तक नहीं किया भुगतान। पैसे से लेकर टैक्सी ड्राइवर लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। टिहरी के धनौल्टी विधानसभा में सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल हुए सीएम नावी कई विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पवार मौजूद रहे। देहरादून में सड़क पर धरने पर बैठे विधायक तिलक राज बेहाड़, मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे विधायक को पुलिस ने रोका। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। विधानसभा के 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू होगी। श्रीनगर में 18वीं राज्य स्तरीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता का आगाज। प्रतियोगिता में प्रदेश की 21 टीमें हिस्सा ले रही। गढ़वाल आईजी करण सिंह ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक जेल में सजा काट रहे कैदियों को रोजगार की जोड़ने की तैयारी। जेल प्रशासन कैदियों को दे रहा मशरूम उत्पादन करने की ट्रेनिंग। बाराबंकी जिले के रुद्लापुर गांव में खाना खाने से 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी, पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत, गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए की कार्रवाई जारी। चौथे दिन भी खुर्रम बिल्डर के खिलाफ एक्शन। अवैध अपार्टमेंट को एलडीए ने ध्वस्त किया। आजमगढ़ में गालीबाज थाना अध्यक्ष को एसपी ने किया लाइन हाजिर। महिला को गाली देने का वीडियो हुआ था वायरल। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार की थी। टिहरी में 12 साल के बच्चे को बाघ ने निवाला बनाया। गांव में दहशत का माहौल, खेलकर घर लौटते समय हादसा हुआ। सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, उसकी रुख करते हैं। दिल्ली के रोहिणी में आफताब को ले जा रही गाड़ी पर हमला हुआ है और श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब की गाड़ी पर तलवार से हमला हुआ है। तलवार लेकर पहुंचे लोगों ने इस गाड़ी पर हमला कर दिया। तो देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें सामने आ गई है। बड़ी खबर दिल्ली से। आफताब का जो पूरा मामला है, पूरा देश जानता है किस तरीके से उसने अपनी गर्लफ्रेंड के, जिसके साथ लिव इन में रह रहा था, उसके टुकड़े किए और इस पूरे मामले की तफ्तीश चल रही है। और इसी सिलसिले में रोहिणी में आफताब को ले जा रही गाड़ी पर हमला हुआ है। श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब की गाड़ी पर तलवार से हमला किया गया और तलवार लेकर पहुंचे लोगों ने हमला कर दिया। देखिए कुछ लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उनके हाथ में तलवार दिख भी रही है। वजह क्या थी, मकसद क्या था, कौन लोग ये थे, इसका जवाब जांच के बाद मिलेगा। लेकिन आप देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की रोहिणी की। यही वो लोग हैं जो तलवार लेकर आफताब की गाड़ी पर हमला करने के लिए पहुंचे थे। तो देखिए लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इन्होंने कानून को हाथ में क्यों लिया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या सिक्योरिटी की इतनी कमी थी कि इन्होंने हमला कर दिया, क्या हुआ था, विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में रोहिणी में आफताब को ले जा रही गाड़ी पर हमला हुआ है। श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब की गाड़ी पर तलवार से हमला हुआ है। तलवार लेकर पहुंचे लोगों ने हमला कर दिया और उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये 2-3 लोग जो नजर आ रहे हैं, एक व्यक्ति ने भगवा कपड़ा भी अपने सिर पर बांध रखा है। ये लोग तलवार लेकर पहुंचे थे और श्रद्धा मर्डर केस का जो आरोपी है आफताब, उसकी गाड़ी के पास ये पहुंच गए थे। वहीं मैनपुरी उपचुनाव प्रचार अब दिन ब दिन तेज हो रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि खुद डिंपल यादव ने भी भाजपा पर हमले शुरू कर दिए। डिंपल यादव ने भोगांव विधानसभा क्षेत्र के अलावा गांव में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें डिंपल ने कहा कि भाजपा प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को मतदान से पहले परेशान कर सकती है, इसलिए लोग अपने घरों में न सोएं। आप बस अपने घर पे मत सोइएगा 4 तारीख को, और 5 तारीख को कोई आपको छू नहीं सकता है।
आप जाइएगा, वोट डाल के आइएगा और 6 तारीख को तो प्रशासन गायब हो ही जाएगा यहाँ से, जितने भी आए हैं। डिम्पल यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा एक दूसरे को लड़वाती है, भाजपा को लोगों को भविष्य की चिंता नहीं है। ये मानने को तैयार नहीं है कि जनता, आप सभी लोग तकलीफ में हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं। मैनपुरी में डिम्पल यादव के आरोपों के बाद लखनऊ में सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलकर प्रशासन पर सपा के कार्यकर्ताओं को पीड़ित करने का आरोप लगाया। प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, वहीं मैनपुरी की जो क्षेत्र की जो जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, वह नेताजी का यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। यह मेरा चुनाव नहीं है, ये आप सबका चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि 30,000 से ज्यादा सपा कार्यकर्ता और समर्थकों को नोटिस भेजकर प्रशासन बिना वजह उनके प्रचार करने पर पाबंदी लगा चुका है। तो वहीं अखिलेश यादव मैनपुरी में सपा प्रत्याशी और अपनी पत्नी डिम्पल यादव के प्रचार में खुद हर इलाके में जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। इसी दौरान अखिलेश यादव का काफिला मैनपुरी के प्राचीन शीतला माता मंदिर पहुंचा, जहां मंदिर में पुरोहितों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को शीतला माता के दर्शन करवाए। अखिलेश यादव के आने की खबर मिलते ही सैकड़ों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक अखिलेश के स्वागत के लिए शीतला माता मंदिर के पास जुट गए। मंदिर में अखिलेश यादव ने माता शीतला को प्रसाद और चुनरी चढ़ाकर प्रार्थना की और माता के सामने मत्था टेका। मैनपुरी में शीतला माता के दर्शन के दौरान अखिलेश यादव ने कांग्रेस के कई नेताओं को भी समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया। कांग्रेस में 20 वर्ष हो गए हमको, और अब तक जब कभी जरूरत पड़ती है, चुनाव का समय आता है, तो उस वक्त ऐसे लोगों को दे दिया जाता है, बाहर से आते हैं, कहीं कुछ है, तो हमें लगा कि इसे विकल्प दे जाना ठीक है। और हमारे कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी थे जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं। पूजा पाठ के बाद अखिलेश यादव ने मंदिर के पुजारी और पुरोहितों से आशीर्वाद लिया और समर्थकों से उपचुनाव में सपा को जीत दिलाने की अपील की। और अब बात शिवपाल यादव की, जो अपने भतीजे अखिलेश के साथ बहुत डिम्पल यादव के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजनीति की इस बिसात पर उन्हें क्या फायदा होगा, ये नुकसान, ये वक्त बताएगा, लेकिन इसके पहले साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं। अखिलेश के करीब जाते योगी सरकार ने शिवपाल यादव की जेड कैटेगरी की सुरक्षा में कटौती कर दी है। बहुत डिम्पल के समर्थन के बाद उनकी सुरक्षा वाई कैटेगरी कर दी गई है, जिसके लिए सुरक्षा मुख्यालय से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसका आदेश 26 नवंबर को दे दिया गया था। इस आदेश के साथ ही शिवपाल यादव की सुरक्षा घट जाएगी। दरअसल अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव के जब खराब संबंध थे, तो योगी सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। शिवपाल यादव को पहले जेड श्रेणी की सिक्योरिटी में 6 एनएसजी कमांडो सहित 16 पुलिसकर्मियों के साथ 22 सुरक्षा कर्मियों का सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता था। अब 22 श्रेणी सिक्योरिटी में 2 कमांडो सहित 9 पुलिसकर्मियों के साथ कुल 11 सुरक्षा कर्मियों का सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है। ये भाजपा का काम करने का तरीका है, ये उनको जवाब देना पड़ेगा। विपक्षी नेताओं के साथ किस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं सुरक्षा को लेकर के, ये भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। योगी सरकार ने सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव की जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी अक्टूबर 2018 में बहाल की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने रघुराज शाह के समर्थन जनसभा की और पूरे मुलायम परिवार पर हल्ला बोल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी के करहल में नरसिंह इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा के दौरान सबसे पहले सपा पर घोर परिवारवाद का आरोप लगाया और कहा कि सपा में पार्टी मतलब सिर्फ अखिलेश यादव और उनका परिवार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परिवार का, मुख्यमंत्री भी परिवार का, राष्ट्रीय महासचिव भी परिवार का, सांसद भी परिवार का। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव को निशाने पर ले लिया और शिवपाल यादव को अपने ही परिवार में हुई अनदेखी को याद दिलाते हुए उन्हें पहले घड़ी का पेंडुलम बताया और फिर शिवपाल की तुलना फुटबॉल से कर दी। चचा शिवपाल का, उनकी स्थिति पेंडुलम जैसी हो गई है। हालांकि अपने भाषण के दौरान सीएम योगी ने मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा कि उन्हें के आशीर्वाद से भाजपा को 2019 लोकसभा चुनाव के बाद रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में जीत मिली थी। समय आ गया है, लोकतंत्र की अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है और उसी ताकत का एहसास कराने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए। सीएम योगी ने मैनपुरी की जनता से क्षेत्र के विकास के लिए किसी परिवार के सदस्य की बजाय सही और ईमानदार जनप्रतिनिधि चुनने की अपील की। बात करते हैं मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर जीतने के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। खुद डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। जयंत चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने और चुनाव प्रचार में तेजी लाने के लिए उन्हें घर घर जाकर मुलाकात की और खतौली के 3 गांव फहीमपुर, खोखनी और बिहारीपुर में मतदाता पर्ची बांटी। क्योंकि जरूरी चुनाव है हमारे लिए। यहाँ के जो विधायक हैं, दंगे के बड़े गंभीर विषय को लेकर उनको सजा दी गई, तो हम एक संदेश देना चाहते हैं, जो भी कोई दंगा करता है, भड़काता है, उसे समाज बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ ही जयंत चौधरी ने भाजपा को चैलेंज किया और खतौली की जनता को अपने पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की। मतदाता पर्ची बांट रहे हैं,
लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि 5 तारीख का उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है। लोगों की ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण फैसला लोगों को देना है और आगे की कम से कम 4 साल की जो दिशा है क्षेत्र के विकास की, वो तय करेगा ये देश। खतौली में गठबंधन से रालोद प्रत्याशी मदन भैया खतौली में अपने लिए नई सियासी जमीन तलाशने में जुटे हैं और शायद इसीलिए रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने खतौली में ही अपना डेरा डाला हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले उन्होंने गोरखपीठ में जनता दर्शन के दौरान करीब 600 लोगों की जन समस्याएं सुनी और उनके तत्काल निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसके बाद उन्होंने गोरखपुर के जटाशंकर गुरुद्वारा में आयोजित गुरु तेग बहादुर के शहीद पर्व में शामिल हुए। धर्म और संस्कृति के संरक्षण के प्रति बल्कि प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभूमि के प्रति भी उतना ही आग्रही बनाता है। सीएम ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समारोह में शिरकत की, जिसका आयोजन चंपा देवी पार्क में किया गया, जिन्हें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशीर्वाद दिया। 1000 से अधिक जिन जोड़ों का आज यहाँ पर वैवाहिक बंधन के साथ जुड़ने का उन्हें अवसर प्राप्त हो रहा है, उन सभी को मैं फिर से अपनी ओर से हृदय से बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम में 1192 बेटियों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, जिनमें से 31 जोड़े मुस्लिम समाज के हैं। इनका निकाह कराने के लिए 5 मौलवी और विवाह कराने के लिए 15 पंडित मौजूद रहे। विवाह योजना के तहत प्रति जोड़े की शादी के लिए 51,000 रुपए की धनराशि तय की गई है। वह यूपी में मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, हालांकि निर्देश सिर्फ 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए ही लागू है। मदरसों में कक्षा 1 से 8वीं तक की पढ़ाई करने वाले छात्रों के सद से स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इस फैसले का असर प्रदेश में मदरसों में पढ़ाई कर रहे करीब 6 लाख विद्यार्थियों पर पड़ेगा। सरकार का तर्क है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 1 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई मुफ्त है, इसलिए 8वीं कक्षा तक के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का औचित्य नहीं है। अब प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी कि सिर्फ कक्षा 9 और 10 के छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी। कौशल विकास योजना से जोड़कर उनके भविष्य को अच्छा किया जाएगा बच्चों को, क्योंकि बच्चों को तो मालूम नहीं है कौन क्या करा रहा है, बच्चों को ये पता नहीं है कि कैसे क्या राज जा रहा है। सरकार की भी ये विशेष जिम्मेदारी होती है कि जो बच्चा अबोध है उसको दिशा देकर उसको अच्छा नागरिक बनाकर मुख्य धारा में लाने का काम करें। स्कॉलरशिप हटाने के फैसले पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सूफियान ने हैरानी जताई है और इसे छात्रों को हतोत्साहित करने वाला फैसला बताया है। सवाल किसी तरह से मदरसे से नहीं है, मदरसा एक पार्ट है, इसमें तमाम स्कूल हैं, तमाम मिशनरी स्कूल हैं, अलग अलग मजहब अलग संप्रदाय के लोग हैं, सभी जो संस्थाएं हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनकी स्कॉलरशिप कर दी गई है, न कि केवल मदरसों की। पूर्वांचल के युवाओं के लिए खुशखबरी है जो फिल्मों में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं। गोरखपुर में सूबे की पहली रीजनल फिल्म सिटी बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी मिलने के बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने फिल्म सिटी के लिए 100 एकड़ जमीन जिला प्रशासन से मांग ली है। फिल्म सिटी के लिए गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ताल नदौर में जमीन चिन्हित कर ली गई है। फिल्म सिटी की शुरुआती प्रक्रिया से गोरखपुर के सांसद रवि किशन बेहद उत्साहित है। अपने ही गोरखपुर में महाराज जी के आशीर्वाद से ये मेरे प्रयास को महाराज जी ने सार्थक किया, उनका आज आशीर्वाद मुझे मिल गया। अब हमारी फिल्म सिटी यहाँ बनेगी। इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और पड़ोसी राज्य बिहार के कलाकारों को मिलेगा। लोक कलाकारों को भी फिल्म इंडस्ट्री का फायदा होगा, क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री 2000 करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री है। भोजपुरी के साथ ही उत्तर प्रदेश में अवधी, बुंदेलखंडी, ब्रिज और दूसरी क्षेत्रीय सिनेमा का विकास हो पाएगा, साथ ही लोगों को रोजगार मिल सकेगा। बहुत बड़ा मंच महाराज जी ने डबल इंजन सरकार ने दे दिया। मैं धन्यवाद दूंगा जीडीए महोदय, वीसी महोदय को मैं धन्यवाद दूंगा, वो सारे लोगों को जो मेरे प्रयास में मेरे साथ थे। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आज सुबह से प्रसन्न है। सनातन और वैदिक संस्कृति के संवाहक नैतिक मूल्यों और दायित्वों के प्रदेश शासन की। रामपुर की बात करते हैं। रामपुर में सपा प्रत्याशी आजम रजा के प्रचार की कमान खुद आजम खान ने संभाल ली है, लेकिन प्रचार के दौरान एक बार फिर आजम खान ने इमोशनल कार्ड चल दिया। सपा प्रत्याशी आसिम रजा के लिए नुक्कड़ सभा के दौरान आजम खान इमोशनल हो गए। लोकसभा उपचुनाव की हार का ठीकर रामपुर की जनता पर फोड़ दिया। बड़ी मेहनत से तुम्हें पार्लियामेंट की सीट जीत कर दी थी, मगर आपने उसकी कदर नहीं की, ठोकर से मार दिया आपने उससे। आजम खान ने अपने ऊपर हो रही कानूनी कार्रवाइयों और जेल में गुजारे दिनों को भी रामपुर की जनता पर जमकर भड़ास निकाली। मैं आसमान से जमीन पर आ गया, वो आसमान जो कभी मेरा था, वो जमीन जो कभी मेरी थी, मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा? है कोई बाप ऐसा जालिम?
लोकसभा चुनाव में आजम खान के करीबी आसिम राजा भाजपा के घनश्याम लोधी से हार गए थे और अब एक बार फिर आजम खान ने आसिम राजा को अपनी सीट रामपुर विधानसभा से मैदान में उतारा है, जिन्हें जिताने के लिए आजम खान ने पूरा जोर लगा रखा है। वहीं रामपुर नुक्कड़ सभा के दौरान आजम खान इस कदर भावुक हुए कि मंच पर ही रो पड़े। आजम खान ने इशारों में जौहर यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों के लिए सरकार के साथ साथ रामपुर के लोगों को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। डंडा मारा था ना जमीन पर, इसलिए बात खड़े हुए थे। अगर एक जिस्म पर भी लग जाता मर तो नहीं जाती। मैं तुम्हारे जख्मों पर अपने दिल का खून लगाकर उनको बर्फ बना देता, मगर तुम घर से निकलते तो जालिम हो। रामपुर की नुक्कड़ सभा में आजम खान ने बोलते बोलते भाजपा की तुलना भेड़िए से कर डाली और लोगों से कहा कि अब की बारी उनके प्रत्याशी आसिम राजा को धोखा न दे। मेरा दिल फट जाएगा अगर तुमने बेवफाई की तो। आप मेरे साथ धोखा मत करना, मेरे पास बहुत वक्त है भी नहीं। मत करना धोखा मेरे साथ। अच्छी तरह जान लो भेड़िया तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है, अगर वो तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो गया अपनी आबरूओं की हिफाजत नहीं कर सकते। लेकिन भाजपा ने आजम के इस इमोशनल भाषण को हवा का रुख बदलने की वजह से उनकी लाचारी बताई है। रामपुर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है और सपा से ज्यादा रामपुर में आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मंगलवार से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। विपक्ष के तेवर से साफ है कि इस बार भी सदन में हंगामे के आसार हैं। मंगलवार से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में राज्य सरकार करीब 4,864 करोड़ के अनुपूरक बजट को पेश करेगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सर्वदलीय बैठक में सभी सत्तादल और विपक्ष के विधायकों से ये अपील की गई है कि सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाया जाए। इसके अलावा कार्यमंत्रणा की बैठक में कल का एजेंडा तय कर लिया गया है। कुछ विधेयकों पर मोहर लग गई है और उसके साथ साथ ही जो अनुपूरक बजट है वो कल 4 बजे ऑन टेबल किया जाएगा। शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सदन को सुचारू रूप से चलाए जाने पर चर्चा की गई। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत सत्ता पक्ष के और विपक्ष के कई विधायक शामिल हुए। सर्वदलीय जो हमारी बैठक हुई इसमें भी कि उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगी कि अपनी बात ज़रूर रखें, पुख्ता तरीके से रखें, लेकिन शांतिपूर्वक रखें, सद्भाव के साथ रखें। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल ने भी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अध्यक्षता में बैठक की और सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन किया, जबकि सरकार का दावा है कि वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। सोमवार का दिन टिहरी के लिए सौगातों से भरा रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग अलग विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी पहुंचे, जहां वो धनौल्टी विधानसभा में सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में लाखों की लागत से 29 योजनाओं की शुरुआत की। सीएम ने जिन योजनाओं का लोकार्पण किया उसमें 2,152.68 लाख की 7 योजनाएं और 10,505.72 लाख की 22 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसमें लंबे समय से मांग की जा रही कांडी पंपिंग पेयजल योजना भी शामिल है। इस मौके पर सीएम ने शुरू हो रही योजनाओं को समय पर पूरा करने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने NH 507 लगवाड़ा बांध प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग को परोगी से लिंक करते हुए खरसोन क्यारी तक जोड़ने की बात कही। जो बच्चे हैं वो कहीं लोक नृत्यों के माध्यम से, कोई प्रदर्शन के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन हम सब के सामने मंचों पर करते हैं। खेलकूद प्रतियोगिताओं में खेलकूद खेलने के लिए उनको एक मंच मिलता है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री अचानक सड़क के बीच में धरने पर बैठ गए। 600 विधायक राज बिहड़ ने सरकार पर कांग्रेस के नेताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री आवास पर धरना दे जा रहे तिलक राज बिहड़ को जब पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर धरना करने से रोका तो नाराज तिलक राज बिहड़ हाथी बड़कला पर ही धरने पर बैठ गए। सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे तिलक राज बिहड़ ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधानसभा क्षेत्र में सत्ता के इशारे पर लोगों को पीटा जा रहा है। 8 लोग अब तक, 8 से लेकर 10 लोग अब तक पीटे जा चुके हैं। कईयों के हाथ पैर तोड़े जा चुके हैं, अस्पतालों में भर्ती हुए हैं लोग, पर कोई पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। सत्ता का संरक्षण है, मुख्यमंत्री का संरक्षण है। तिलक राज बिहड़ ने किच्छा विधानसभा में मांस की तस्करी और खनन का कारोबार के फलने फूलने के आरोप लगाए, जिससे उनके क्षेत्र की हालत बद से बदतर हो गई। और जब उन्होंने यही बताने के लिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठना चाहा तो पुलिस ने जबरन रोक दिया। मुख्यमंत्री को फोन पर कई बार कह चुका हूँ, नहीं मैं देख रहा हूँ, मैं सख्ती कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। सत्ता के इशारे पर सब फेल हो रहा है। हालांकि 1 घंटे के बाद कांग्रेस नेताओं ने मौके पर एवं नायब तहसीलदार जसपाल राणा को ज्ञापन सौंपकर धरना खत्म कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े रईस और सोशल मीडिया ट्विटर के मालिक एलन मस्क के ट्वीट पर यूपी पुलिस का ट्वीट देश प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल एलन मस्क ने अपने ट्वीट कर लिखा था कि वे
अगर मैं ट्वीट करता हूं तो क्या ये मेरे काम में गिना जाएगा? जिसके बाद यूपी पुलिस ने एक अलग अंदाज में ट्वीट किया और लिखा, रुकिए, अगर यूपी पुलिस ट्वीट कर आपकी समस्याओं का समाधान करती है तो क्या ये काम माना जाएगा? इसके बाद यूपी पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, साथ ही लिखा था कि हाँ, ये माना जाएगा। जिसके बाद तो उत्तर प्रदेश पुलिस का ये ट्वीट वायरल हो गया। यूपी पुलिस के इस ट्वीट ने खूब वाहवाही लूटी। लोगों ने ट्विटर पर खूब प्रतिक्रियाएं दी। इसका जवाब हम लोगों ने उन्हीं की शैली में दिया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ट्वीट के माध्यम से जो सूचनाएं होती हैं उसका निराकरण कराती है। दरअसल यूपी पुलिस सोशल मीडिया साइट ट्विटर के माध्यम से भी लोगों की समस्याओं का समाधान करती है। इसके जरिए जनता अपनी शिकायत ट्विटर पर #ट्विटर सेवा के साथ लिखकर भेज सकती है। यूपी पुलिस का दावा है कि ट्विटर सेवा के जरिए लोगों की शिकायतों का पलक झपकते समाधान होता है। और चलिए प्रदेश के बाद देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। दिल्ली नगर निगम चुनाव के सियासी दंगल में इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए। ओवैसी ने सबसे पहले दिल्ली के शाहीन बाग में ताल ठोकी और आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने तबलीगी जमात को बदनाम करने पर दिल्ली के सीएम पर हमला किया और कहा कि केजरीवाल ही थे जिन्होंने तबलीगी जमात पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया था। साथ ही केजरीवाल और भाजपा के आपस में मिले होने के आरोप लगाए। यहाँ पर आपने असेंबली में और इस वार्ड में आपने छोटे रिचार्ज की पार्टी को कामयाब किया। आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कितना झूठ बोलते हैं सेकुलरिज्म के बारे में। हालांकि ओवैसी के इन बयानों पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। एमसीडी चुनाव में AIMIM ने 15 वार्ड में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें 14 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। दिल्ली नगर निगम के कुल 250 वार्डों के लिए 4 दिसंबर को मतदान हो रहा है। इनमें कुल 12% मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होंगे। एमसीडी चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। दिल्ली में हत्या का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया जो श्रद्धा वर्कर मर्डर केस से काफी मिलता जुलता है। हालांकि इस बार कत्ल का एक खौफनाक मामला एक शख्स से जुड़ा है और कत्ल का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि मरने वाली की बीवी और बेटे पर है। श्रद्धा हत्याकांड की तर्ज पर मां बेटे ने मिलकर पिता की हत्या की और फिर टुकड़े करके फ्रिज में रख दी। दोनों शव के टुकड़ों के एक-एक कर ठिकाने लगाते रहे। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पूरे मामले का राजपास हुआ। हमें उसके घर की तलाशी में वो कपड़े मिल गए जो सीसीटीवी फुटेज में। उन कपड़ों से हम आगे बढ़े और उस कपड़े से फिर जब इसका इंट्रोगेशन दोबारा हुआ तब इन्होंने सारी कहानी का खुलासा किया। मृतक का नाम अंजन दास बताया जा रहा है। आरोपी पत्नी पूनम और बेटे दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने जून में ही इस मर्डर को अंजाम दिया। पुलिस ने इसका खुलासा किया है। हत्या की वजह पारिवारिक कलह बताई जा रही है। हत्यारे ने शव के टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंका था। शव खराब न हो इसलिए उसे फ्रिज में रखा गया था, लेकिन जब वहां बदबू फैलने लगी तो आसपास के लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने इसके बाद आसपास के थाने में मिसिंग लोगों की शिकायत जांचना शुरू की और तहकीकात आगे बढ़ने पर यह खुलासा हो गया। और अब देश के बाद देखते हैं विदेश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। कतर में चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप का फीवर इस कदर हावी हो चुका है कि लोग अब फसाद पर उतर आए। गाड़ियां सड़क पर धो धो कर जल रही हैं। एक कार और कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगा दी गई है। आग की लपटें उठ रही हैं और आसपास लोगों की भीड़ है। कई गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। कुछ लोगों के हाथों में मोरक्को के झंडे हैं जो तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं। पुलिस हालात को काबू में करने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। गुस्साए लोगों को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस और पानी की बौछार करनी पड़ी। दरअसल मोरक्को की जीत के बाद ब्रसेल्स में मोरक्को मूल का कुछ समर्थक जश्न मना रहे थे। इसी दौरान बेल्जियम समर्थकों से उनकी झड़प हो गई। यहीं से हिंसा भड़की और दंगे में बदल गई। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। एहतियातन मेट्रो और ट्राम सेवा को रोक दिया गया। फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन सड़कों पर पुलिस की गश्त को बढ़ा दिया गया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।